देखो, ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है, राइट, क्या बताया था उस दिन मैंने इक्विलिब्रियम, किस चीज को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं? याद है कुछ? राइट, ठीक है। मतलब प्रोसेस होते रहेगा, बट उस प्रोसेस की वजह से कोई को किसी भी चीज को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। सपोज करो कि अगर मैं तुमको बोलूं कि ऐसे कोई बॉक्स रखा हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको कोई सेम फोर्स से इस साइड से ऐसा धक्का दे रहा है और सेम फोर्स से इस साइड से धक्का दे रहा है, राइट। देखो, वर्क तो हो रहा है, यहाँ से भी फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, बट इस ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? पर्टिकुलरली नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। जहां पे लगातार चीजें मतलब प्रोसीड तो हो रही हैं, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई रिजल्टेंट नहीं है। दैट प्रोसेस इज नोन एज इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो, ये तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज इट इज रुक चुका है, ठीक है, ना तो इस साइड जा रहा है ना तो इस साइड जा रहा है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो एक जगह पे रुका हुआ है। बट केमिकल इक्विलिब्रियम ये चीज नहीं होती है, ठीक है। उस दिन भी मैंने तुमको बताया था, देखो, कि सपोज करो अपने पास कोई बकेट है, जिसपे अगर मैं कोई टैप वगैरह लगा दूं, ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यूअस पानी आ रहा है, राइट, इसका लेवल इतना है, और सेम यही फोर्स के हिसाब से मैं यहाँ पे कोई बकेट में होल कर दूं और यहाँ से ये पानी बाहर जा रहा है सेम फोर्स के साथ, तो यहाँ से वाटर एंटर कर रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है, बट वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट रिएक्शन तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये भी अपना काम कंटिन्यूअसली कर रहा है, ये भी अपना काम कंटिन्यूअसली कर रहा है, बट हमको कोई मेजर चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं कि वाटर का लेवल या तो अप हो जाए या तो वाटर का लेवल पूरा नीचे आ जाए। तो इस चीज को हम लोग एक्चुअली बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम ये है, ठीक है। ये तो नॉर्मल स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट एक जगह पे रुक गया है, ना आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है। बट इसमें देखो, वाटर अंदर भी आ रहा है और वाटर बाहर भी निकल रहा है, ठीक है, बट स्टिल इसमें हमको कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है कि मान लो अगर इसको मैं फॉरवर्ड रिएक्शन मान लो और इसको बैकवर्ड रिएक्शन मान लो, ठीक है, तो कोई ऐसा रिएक्शन जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए किसके? बैकवर्ड रिएक्शन के। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। अब होता क्या, उस दिन भी मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था कि जो नॉर्मली तुम बॉटल रखते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, ठीक है, इसके अंदर अगर पानी भरा हुआ है तो लगातार क्या होंगे, इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो गैस में कन्वर्ट होंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरी जगह कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? गैसियस वाटर। स्टिल ये क्या करेगा? और गैस रिलीज करेगा, वाटर वेपर, ठीक है। तो जब यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट बढ़ जाएंगे तो ये वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होकर क्या हो जाएंगे? वापस से इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या होगा? कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। मतलब पानी का अमाउंट चेंज होने वाला है क्या? नहीं, ठीक है। जितना गैस में कन्वर्ट होगा वो वापस लिक्विड में आ जाएगा। तो वाटर का जो ड्रॉपलेट लेवल, वाटर का जो लेवल है वो हमेशा इक्वल रहेगा। दैट इज इक्विलिब्रियम। मतलब ये रिएक्शन यहाँ से ऊपर भी जा रही है और वापस से ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होकर नीचे भी आ रही है, बट हमको कोई मेजर चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिल रहा है कि वाटर का अमाउंट बढ़ गया या वाटर का अमाउंट कम हो गया, ठीक है। तो दैट इज इक्विलिब्रियम। पहले पुराने पोर्शन में ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये दो अलग अलग पार्ट में दिया गया था। एक तुमको नॉर्मली केमिकल इक्विलिब्रियम था, दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम। बट ये जो तुम्हारा नया पोर्शन बना हुआ है इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा का पूरा उठा के दे दिया है तुमको ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ में जाओगे तो एक
तुमको नया चैप्टर आया नए पोर्शन में, तो वो आयनिक इक्विलिब्रियम वहां पे। तो इस चैप्टर में हमको स्पेसिफिकली क्या पढ़ना है, सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब मैं कब से एक चीज, एक वर्ड यूज कर रहा था कि देखो, फॉरवर्ड जो रेट होगा रिएक्शन का वो इक्वल हो जाएगा किसके, बैकवर्ड के, राइट है। केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो कभी भी ना दो टाइप के होंगे। केमिकल रिएक्शन तुमने सुना होगा, या तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है, या तो रिएक्शन इरिवर्सिबल हो सकती है। टेंथ में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, राइट है। क्या होती है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन? ठीक है, जैसे अगर मैं तुमको दूं एग्जांपल, मिल्क इनटू कर्ड, रिवर्सिबल रिएक्शन है या इरिवर्सिबल? ये रिएक्शन कैसी है, इरिवर्सिबल है। इसको मैं वापस से, मतलब एक बार कर्ड बन गया तो फिर वापस से मैं इसको मिल्क में इम्पॉसिबल है कन्वर्ट होना, राइट है। बट अगर मैं बोलूं वाटर टू आइस, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। या फिर अगर मैं तुमको बोलूं वाटर टू वेपर, अगेन क्या, रिवर्सिबल है, ठीक। रिएक्शन नहीं है, बट वाटर से वेपर में ये कन्वर्ट कब होगा, जब मैं इसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर दूंगा, ठीक है। ऑर्डिनरी कंडीशन पे तो नहीं चेंज हो रहा है ना। तो एक तरह का प्रोसेस हो गया, हम लोग इसको प्रोसेस करवाने पे क्या कर रहे हैं, मतलब उसको जबरदस्ती प्रोसेस करवा रहे हैं। वाटर लिक्विड स्टेट में रहना चाहता है, बट तुम टेम्परेचर दे रहे हो तो वो प्रोसेस में काउंट होगा, ठीक है। तो कोई ऐसा रिएक्शन जो ए से बी में कन्वर्ट हो और उसका बी वापस से ए में कन्वर्ट हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, ए से जब ये बी में जाएगा तो ये क्या हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब ये बी से ए में आएगा तो इसी को हम लोग या तो रिवर्स रिएक्शन बोल सकते हो तुम, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है। जैसे मैं बोलूं कि N2 प्लस 3H2, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, 2NH3 में, बैलेंस है इक्वेशन। फिर कुछ टाइम के बाद ये क्या होगा, रिवर्स आ जाएगा और वापस से N2 प्लस 3H2 में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे रिएक्शन। जैसे अगर मैं बोलूं SO2 प्लस O, SO3, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद ये डिवाइड हो जाएगा इसमें। तो ये सब ऐसे रिएक्शंस हैं जो फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और रिवर्स भी जा सकते हैं। और हमको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, मतलब जो भी हमारा लेना देना है वो किससे लेना देना है, हमको केमिकल इक्वेशन से लेना देना, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब बात नहीं करेंगे हम लोग कि सॉलिड लिक्विड में लो, लिक्विड गैस में, फिर ऐसे कुछ। यहाँ पे पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस होंगी जिसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। समझा। अब नॉर्मली जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये तो तुमको जैसे ही मैं नाम बोलूंगा केमिकल इक्विलिब्रियम, इससे तुमको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अपनी रिएक्शन कैसी होगी, कैसा रिएक्शन होगा। रिएक्शन हमेशा अपनी कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। तभी तो मैं केमिकल इक्विलिब्रियम उसमें फाइंड आउट करूंगा। मैं अगर तुमको बोलूं कि CO2, और जैसे CH4 को मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दिया, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया, ये कौन सी रिएक्शन है पता है तुम लोग को? हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन या कम कम कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, राइट है। तो ये रिएक्शन वापस से आ सकती है क्या पीछे, किसी चीज को अगर तुमने जला दिया एक बार,
तो बैकवर्ड होगी, नहीं होगी। तो क्या मैं इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम वेरीफाई कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम only exist in those reactions which are reversible, in which the rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction। बोले इसमें कुछ डाउट किसी को? क्लियर है कॉन्सेप्ट कि केमिकल इक्विलिब्रियम जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर वन वे रिएक्शन है तो उसमें कभी भी इक्विलिब्रियम हमको फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। ठीक। केमिकल इक्विलिब्रियम दो टाइप के क्यों हो सकते हैं? एक फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरे केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। फर्क क्या है मालूम है? जहां पे तुम चीजों का स्टेट देख के बता सको, जैसे अगर मैं बोलूं वाटर इनटू गैसियस, फिर रिवर्सिबली ये चेंज हो रहा है वाटर इनटू सॉलिड, राइट है। मैं इसका स्टेट देख के जज कर लूंगा ना कि सॉलिड है या गैस है या लिक्विड है। ठीक है। जहां पे चीजों के स्टेट बदल जाते हैं फिर भी वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, राइट। ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। बट जैसे मैंने तुमको ये इक्वेशन बताई थी अभी थोड़ा टाइम पहले, देखो N2+3H2 चेंजेस टू 2NH3। इसमें ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो ये रिएक्शन में तुम देख के नहीं बता सकोगे कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। ठीक है। क्योंकि सब किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं? गैसियस फेजेस में। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेगा तो स्टेट देख के हम लोग जज कर लेंगे, बट केमिकल इक्विलिब्रियम को तुम स्टेट देख के जज नहीं कर पाओगे। क्लियर है डिफरेंस? हम्म। सॉल्ट और वाटर क्या है तुम्हारा? रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है ना। सॉल्ट और वाटर को सॉल्ट और वाटर को अगर मैं मिक्स करूं तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट। और लेकिन जब तुम इसको बॉईल करोगे तो इसमें से पूरा वाटर खत्म हो जाएगा ना, वाटर बचेगा नहीं तुम्हारे पास। तब तुम्हारे पास सिर्फ सॉल्ट बचेगा। और इक्विलिब्रियम में किसको बोलूंगा कि सेम चीजें मेरे को वापस से मिल जानी चाहिए। हाँ, सिस्टम में जो चीजें मैं यूज कर रहा हूँ वो सिस्टम के बाहर नहीं जानी चाहिए। और इसीलिए जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, ये सब क्लोज कंटेनर में किए जाते हैं ज्यादा करके 95%। तो अंदर जो भी होगा सब अंदर ही मिक्सिंग होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा इनका। ठीक है। और अगर इसको तुम लोग क्लोज कंटेनर में करोगे, सॉल्ट प्लस वाटर को मैं मिक्स कर दूं, फिर ये सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा, राइट। मान लो इसी चीज को तुम क्लोज कंटेनर में कर रहे हो और फिर से ये रिवर्स हो भी गया, राइट है। तो ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, ये किस में बनेगा तुम्हारा? लिक्विड फेस में। ठीक है। कौन सा इक्विलिब्रियम बोलोगे इसको, पता है? इसके लिए एक तुम्हारे पास नया टर्म, इसके लिए तुम्हारे पास है तो फिजिकल का ही टाइप, बट इसको हम लोग होमोजीनियस, होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलेंगे। पता है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर? ठीक है। तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग ये सब वर्ड यूज करते हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम या होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है। क्योंकि रिएक्टेंट के स्टेट्स अलग है ना, एक सॉलिड में एक लिक्विड में, राइट। तो हेट्रोजीनियस। जैसे इसके ऊपर वाला मैंने एग्जांपल जो बताया था N2+3H2 वाला, इसका अगर मैं देखने जाऊं तो ये एक तरह से कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा? सारे गैसियस में थे ना,
तो इसको मैं क्या बोलूंगा, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं और हम लोग फिजिकल और केमिकल तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो थोड़ा टाइम पहले जो मैंने एग्जांपल बताया था कि यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो ये बॉक्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो इसको मैं कौन सा इक्विलिब्रियम बोल रहा था, स्टैटिक, मतलब रुका हुआ है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये रुक गया है, इसकी वजह से इसको स्टैटिक बोल रहे हैं। बट ये जो बकेट वाला मैंने तुमको एग्जांपल दिया था, इसमें मैंने क्या बोला कि वाटर निकल रहा है और वाटर आ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है और बैकवर्ड भी चल रहा है। ठीक है, बट तुमको इसके लेवल में कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस चीज को याद रखना, ये तो अपने काम की नहीं है, बट ये याद है, याद रखो इसको। डायनामिक इक्विलिब्रियम जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा ना, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रही है, बैकवर्ड भी चल रही है, बट रिएक्शन में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा। क्लियर है डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बोले, इक्विलिब्रियम डील्स विद क्या, इससे डील करता है ये, ओनली रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल कैसे होगा, तुम्हारे पास कोई रिएक्टेंट होगा जो प्रोडक्ट में रिवर्सिबली कन्वर्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल चाहिए तो लिख लो, N2 प्लस 3H2। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है तुम्हारा, तुमको लास्ट तक ये चैप्टर के दिखेगा ये वाला एग्जाम्पल, 2NH3। या फिर जैसे मैंने बोला था SO2 प्लस O चेंजेस टू SO3 रिवर्सिबली, वापस से इसमें कन्वर्ट होगा। थर्ड अगर मैं बोल दूं N2O4 चेंजेस टू 2NO2। तो ये कुछ ऐसे रिएक्शन है जो कंटिन्यूस प्रोसेस पे चलते रहते हैं। ठीक है, the condition at which the concentration of reactant and product is equal in a reversible reaction, that concentration is called equilibrium. ठीक है, in the reversible reaction when the rate and concentration of forward and reverse reactions are equal and the reaction is still going on, that equilibrium is known as। यहाँ पे एक मैंने वर्ड यूज किया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रही है, फिर भी तुमको कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज डायनेमिक, डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ऐसे बोलो। The states of a chemical reaction at which the rate of forward and reverse reaction are equal and the concentration of reactant and product reaches at constant value। ठीक है, इसके आगे मैंने तुमको बताया था क्या, देर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। टू टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बोलो, कौन कौन से याद है? कौन से दो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बता, फिजिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तुमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फिजिकल इक्विलिब्रियम है या कौन सा केमिकल इक्विलिब्रियम है? ठीक है, डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट
राइट ना? ठीक है। It is defined as the equilibrium between two phases of the same substance when the rates of forward and reverse process are equal. ठीक है, जैसे नॉर्मली तुम्हारा वाटर का कन्वर्जन है गैसियस फॉर्म में। ठीक, अब ये जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है ना, ये तीन टाइप से तुम लोग डिवाइड भी कर सकते हो। ऐसे चाहिए तो लिख लो, दे आर क्लासिफाइड एज, ठीक है, किसके किसके बीच में इक्विलिब्रियम हो सकता है। पहली कंडीशन ये है कि लिक्विड और वेपर हो जाए इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, दूसरा अगर मैं तुमको बोलूं तो सॉलिड और लिक्विड हो जाए इक्विलिब्रियम पे। थर्ड अगर मैं बोलूं तो सॉलिड और गैस हो जाए इक्विलिब्रियम पे। तुम लोग मेरे को इनके एग्जांपल बता सकते हो क्या? कोई चीज जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होती है नॉर्मली, चलो इसके लिए तो हम लोग वाटर को कंसिडर कर सकते हैं। कोई चीज जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो इक्विलिब्रियम पे, क्या बोलोगे? आइस ले सकते हैं ना, आइस सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, सॉलिड टू गैस, कोई चीज पता है तुमको जो सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होती है और इक्विलिब्रियम बना सकती है? वैक्स नहीं, किसी ने बोला ना नैप्थलीन। नैप्थलीन हो गया, या कैम्फर वगैरह हो गया, कैम्फर। ठीक है, या फिर आयोडीन होता है ना, जैसे आयोडीन नॉर्मली सॉलिड फॉर्म पे होता है ऑर्डिनरी कंडीशन में, बट उसको अगर एटमॉस्फेयर में रख दोगे तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। क्या बोल रहा है? द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल एंड द concentration of product and reactant reaches at constant value। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तुम बोल सकते हो दे आर क्लासिफाइड एज, क्या बताया था याद है? हाँ, होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम एंड, राइट। तो होमोजीनियस डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। स्टेट्स बोल लो या फेज बोल लो, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो फेजेस हैं वो सेम है, जैसे ये वाले एग्जांपल में सब गैसेस हैं, तो होमोजीनियस। इस वाले एग्जांपल में सॉलिड गैस या लिक्विड किसका भी कॉम्बिनेशन अगर कुछ भी चेंज हुआ तो वो डायरेक्ट किस में काउंट होगा? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में। टाइप है इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के ये सब, तो तुम स्टेट देख के इनको वेरीफाई कर सकते हो। मैं तुमको बोलूं कि मेरे पास कोई रिएक्शन है जो ए टू बी में कन्वर्ट हो रही है, राइट है? मैंने तुमको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब ये ए से बी में कन्वर्ट होती है तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, ये अपने को पता है पहले से। और जब बी से ए में आती है तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाती है। ठीक है, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चल रही है। पहली कंडीशन में तुमको देता हूं कि अगर इस रिएक्शन का टेम्परेचर मैं बढ़ा दूं तो क्या लगता है इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कि चलते रहेगा नॉर्मली? हाँ, ठीक है, इसका अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा ना तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर किसको चाहिए होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन को। एक्सोथर्मिक तो खुद क्या करती है? हीट रिलीज करती है। तो जब तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, मतलब कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, फॉरवर्ड वाला या रिवर्स वाला? हीट किसको चाहिए होती है? हीट
टेम्परेचर किसको फेवर करेगा? एंडोथर्मिक को फेवर करेगा ना, क्योंकि इसको हीट की रिक्वायरमेंट है और मैं बाहर से हीट दे रहा हूँ, तो ये रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा ना। समझा आपको? ठीक है। तो जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और फॉरवर्ड वाला रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जबकि रिवर्स वाला क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? दूसरा, अगर मैं तुमको एक कंडीशन दूं, प्रेशर, प्रेशर अगर मैं इक्विलिब्रियम पे इंक्रीज करूं, ठीक है, अब तुम लोग बहुत ध्यान से समझो इसको। मान लो कोई कोई प्लास्टिक है जो ऐसे इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, ये रिएक्शन को छोड़ दो, मैं इस साइड प्रेशर बढ़ा देता हूं, तो क्या होगा? यहाँ पे भी कुछ एटम्स हैं और यहाँ पे भी कुछ एटम्स हैं, राइट? प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा? मान लो पूरे इक्विलिब्रियम पे तुम प्रेशर डाल रहे हो, पूरे इक्विलिब्रियम पे पूरे इक्विलिब्रियम पे अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, तो जहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल है वो किसकी तरफ भागने लगेंगे? कम मॉलिक्यूल की तरफ। अब तुम लोग सुनो कि मान लो मेरे पास कोई ऐसा रिएक्शन है, 2A चेंज हो रहा है B में और ये रिवर्सिबल है, ठीक है, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है। 2A B में कन्वर्ट हो रहा है और B वापस से A में कन्वर्ट हो रहा है, और मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। अब मैं तुमको कंडीशन दे रहा हूँ कि मैं इसका प्रेशर बढ़ा देता हूँ, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड आएगी? ठीक है, चलो अच्छा ऐसे देखो, मैंने तुमको कंडीशन क्या दी है कि मैं प्रेशर क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ। प्रेशर से एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का क्या लेना देना? ठीक है, अब देखो तुम लोग मेरे को खुद आंसर दोगे। कोई रिएक्शन है जो रिवर्सिबल हो रही है, यहाँ पे मैं बोलूं कि 100 एटम है, ठीक, और यहाँ पे 4-5 एटम है, ठीक है। अब चलो मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ इस रिएक्शन पे, अब क्या होगा? अभी तुम लोग ने आंसर दिया थोड़ा टाइम पहले मेरे को कि जो ज्यादा एटम है कम एटम की तरफ भागने लगेंगे, राइट है? अगर इस पे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा पूरे इक्वेशन पे, तो जो ज्यादा एटम है वो कम की तरफ भागेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज्यादा खाली है, और किसी चीज को अगर प्रेस करोगे तो उसके एटम्स तो भागेंगे। तो रिएक्शन किस तरफ भाग रही है? फॉरवर्ड जा रही है कि रिवर्स आ रही है? ठीक है, सीधी सी बात है, जहां पे ज्यादा एटम होंगे वो दूसरी तरफ भागेंगे, ज्यादा एटम इस तरफ है रिएक्टेंट की तरफ, तो ये किसकी तरफ भागेंगे? प्रोडक्ट की तरफ, राइट है? तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो कौन सा रेट बढ़ेगा, फॉरवर्ड या रिवर्स? फॉरवर्ड वाला ही बढ़ेगा। क्लियर है? समझा अभी कॉन्सेप्ट इसका? कि जब भी तुम प्रेशर बढ़ाओगे ना, तो जो ज्यादा मोल होंगे, वही मैंने लिखा था इसको, 2A B में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे 2 मोल थे, यहाँ पे 1 ही मोल है, तो जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये 2 मोल तो भागेंगे ना प्रोडक्ट की तरफ। हाँ, बोलो। रिएक्शन नहीं है। अब देख, जब तुम लोग नॉर्मली जो तुम्हारा वाटर है, ठीक है, ये आइस में कन्वर्ट होता है, राइट है? ठीक, ज्यादा स्पेस इसमें होती है वाटर में, आइस की स्पेस कम होते जाती है जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो रिएक्शन में क्या होता है, जब तुम लोग चीजों को फ्रिज में डालते हो,
तो उसको हम लोग नॉर्मल एटमॉस्फेयर से हटा देते हैं, उसका टेम्परेचर तो कम करते हैं हम लोग, लेकिन उसके साथ साथ इसमें मैं प्रेशर भी बढ़ा देता हूँ ना इसका। किसी चीज को अगर तुमको ही उठा के फ्रिज में रख दिया जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा। एक स्मॉल स्पेस पे अपन अगर चले जाएं तो प्रेशर बढ़ जाता है ना। तुम लोग इसको ऐसे भी एज्यूम कर सकते थे कि मान लो तुम्हारे पास, जैसे मैंने तुमको ड्रॉ करके बताया था ना अभी, कि सपोज करो कोई ऐसी चीज रखी गई है तुम्हारे पास, यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे दो ही चार मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं इस चीज पे प्रेशर बढ़ाऊं सब साइड से, ठीक है, तो ये ज्यादा मॉलिक्यूल वाले इस साइड भागेंगे ना आगे की तरफ। ठीक है, अगर मान लो मैं तुमको बोलूं कि 3A और 6B का इक्विलिब्रियम है और इसका प्रेशर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो तुम लोग मेरे को बताओ रिएक्शन किस साइड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल है तो जब प्रेशर बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड ज्यादा आएगी ना, तो रिवर्स रेट इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी समझा कॉन्सेप्ट। तो सपोज कर कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी रखा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, ठीक है, एक ही दो मॉलिक्यूल है वाटर के। इस चीज को अगर मैं प्रेस करूं जोर से, तो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये इस साइड ट्रैवल करेंगे, राइट है। मतलब जब मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, इससे मेरे को एक ही रिजल्ट मिल रहा है कि जो ज्यादा मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, लेस की तरफ। ठीक है, तो यही तो मैं रिएक्शन में भी लिख रहा हूँ कि मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे 6A है और यहाँ पे 3B बन रहा है, ठीक है, तो जब इस पे मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ज्यादा किस साइड है एटम्स, इस साइड है, तो ये किस तरफ भागेंगे, इसकी तरफ भागेंगे। और अगर ये इसमें कन्वर्ट होगा तो कौन सा रेट बढ़ेगा, फॉरवर्ड। ठीक है, अगर इसी रिएक्शन को मैंने ऐसे लिखा होता कि 5A इधर है और 15B इधर है, और अब इस पे अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो ज्यादा एटम किस साइड है, इस साइड है, तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी, रिवर्स डायरेक्शन। अभी क्लियर है। तो जब भी तुम किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, राइट, पहला कंडीशन मैंने तुमको क्या दिया था, टेम्परेचर, दूसरा कंडीशन मैंने तुमको क्या दिया, प्रेशर। जब भी तुम टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करोगे तो डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूल उनका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर है। अगर टेम्परेचर दोगे तो एंडोथर्मिक वाला प्रोसेस बढ़ जाएगा और एक्सोथर्मिक वाला कम हो जाएगा, और अगर मैं प्रेशर दूंगा तो जो जहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे वो कम मॉलिक्यूल की तरफ शिफ्टिंग चालू कर देंगे, तभी भी तुम्हारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर है अभी कॉन्सेप्ट सबको। ठीक है, मान ले कि कोई रिएक्शन है ए से बी में हो रही है, ये खुद हीट रिलीज कर रही है, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसको हीट की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर मैं इसको जबरदस्ती हीट दूंगा, राइट, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन तो स्लो हो जाएगा ना, क्योंकि जिस चीज की जरूरत नहीं है तुम उसको जबरदस्ती दे रहे हो, तो उसका रेट तो स्लो ही हो जाएगा, क्योंकि उसका रेट फेवर किसको कर रहा था, कि बाहर से कोई हीट नहीं आनी चाहिए थी, और स्टिल तुम इसको अगर हीट दोगे तो इसका रेट तो थोड़ा बहुत तो स्लो होगा ही। ठीक है, थर्ड फैक्टर आता है इसमें कैटलिस्ट का। ठीक है, कैटलिस्ट अपने को पता है कि कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। लेकिन जब तुम इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैटलिस्ट यूज करोगे, ठीक है, तो ये कैटलिस्ट क्या करता है मालूम है,
जितना ये फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाता है उतना ही रिवर्स रिएक्शन को बढ़ा देगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? जब भी हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, तो कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड को बढ़ाएगा उतना ही रिवर्स को भी बढ़ाएगा। मतलब ये मैं बोलना चाहता हूँ कि कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। ये खाली टाइम कम कर देगा कि जो रिएक्शन 2 दिन में हो रही थी वो 1 दिन में होगी, बट उसका इक्विलिब्रियम ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये जितना फॉरवर्ड रेट को बढ़ाएगा उतना ही रिवर्स रेट को भी बढ़ाता है। तो दो ही ऐसे फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैटलिस्ट आएगा तो तुम डायरेक्ट बोलोगे कैटलिस्ट डू नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम कंडीशन as it increases both forward and reverse reaction rate। समझा? क्या बोल रहा है देखो, एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन प्रोसीड विद द सेम रेट। जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो उसका रेट क्या होगा, इक्वल होगा। ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट का अमाउंट और प्रोडक्ट का अमाउंट हमेशा क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट होंगे। अ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये मैंने अभी तुमको समझाया कि कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। रीजन चाहिए तो तुम लोग आगे कंटिन्यू कर लेना कि इट इंक्रीजेस बोथ रिवर्स एंड फॉरवर्ड रिएक्शन रेट। द चेंज इन concentration, pressure, volume and temperature can change the equilibrium position। अगर तुम चीजों का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो, प्रेशर बढ़ा देते हो, वॉल्यूम बढ़ा देते हो या टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। When concentration of reactant and product becomes equal, this is called equilibrium concentration। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ये पॉइंट मैंने पहले भी लिखाया था तुमको। क्या बोला देखो, ड्यूरिंग द फिजिकल इक्विलिब्रियम द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंजेस रिवर्सिबल वे in reversible way। It happens due to the reacting molecule, that is the total number of molecule in both the liquid and vapor phase remains constant in case of water। The molecules are continuously moving from one phase to another due to same motion in molecule। This indicates that physical equilibrium is dynamic in nature। फिजिकल ही डायनामिक नहीं होता है वहां पे, अगर तुम ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम आर डायनेमिक इन नेचर, ऐसे लिख लो। बट फिजिकल में अपने को चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं, इसके लिए उसने फिजिकल वर्ड वहां पे मेंशन किया। केमिकल में तो हमको दिखता ही नहीं है ना कि क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, खाली रिएक्शन चल रही है, इतना हमको पता चलेगा। अब सारे अगर गैसीय स्टेट में तो तुमको नहीं मालूम पड़ेगा कि, ठीक है, रिएक्शन कहाँ से कहाँ पे प्रोसीड हो रही है। बट अगर उनका स्टेट पता है तो अपने को पता चलेगा ये फॉरवर्ड जा रही है या ये रिवर्स आ रही है।